Nitrobenzene on reaction with concentrated HNO3 H2SO4, this is the reagent, concentrated HNO3 H2SO4 at temperature condition is also given 80 to 100 degrees centigrade, forms which one of the following product? So these are the product. So first we perform the reaction. This is the nitrobenzene, NO2 group is here, and the reagent will be concentrated HNO3 and H2SO4, temperature condition 80 to 100 degree centigrade temperature. तो concentrated HNO3 and H2SO4 100 degree centigrade temperature पर it will give NO2 plus. NO2 plus जो होगा ये वर्क करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है. एंड प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट जो NO2 मॉलिक्यूल होता है, NO2 जो कि बेंजीन रिंग या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैच होता है, वो क्या करता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है. दिस इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. और जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे कहाँ पर अटैच करवाता है, ये मेटा पोजिशन पर अटैच करवाता है. तो यहाँ पर जो NO2 दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल, it will attack at the meta position. ये ortho position है, this is para position and this is the meta position, because this group which is already attached to the benzene ring, it is the most deactivating group, it is the meta directing group. That's why the incoming electrophile will attack at the meta position. Okay, so we have to find out the name of the product 3, 4, 5, 6. So it will be 1,3-dinitrobenzene. This will be the correct option. ठीक है. Question number 32. A hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl of pH. pH is given 10 and by passing hydrogen around the platinum wire at 1 atm pressure, the oxidation potential of electrode would be. ठीक है. तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के लिए हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं. तो रिएक्शन जो होगी वो होगी हाफ H2 दैट इज गैस, एंड इसका ऑक्सीडेशन होता है H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एंड देन वी विल राइट द नर्स्ट इक्वेशन. E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n टू log concentration of H plus ion अपॉन concentration of H2. इसकी पावर कितनी है, हाफ. ठीक है. यहाँ पर द वैल्यू ऑफ n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, E की वैल्यू 1 है. हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ pH है 10, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻10. देन वी विल पुट द वैल्यू. EOP यहाँ 0 होगा, E नॉट OP. Starting potential is 0 minus 0.059 upon 1 log, यहाँ हो जाएगा 10 upon 1 log 1 की पावर हाफ, दैट इज़ 1 ही रहेगा वो. EOP was to 0 minus 0.059, ये 10 पावर -10 इंटू -10 आगे आएगा यहाँ पर, एंड कैंसिल आउट, एंड 0.59 वोल्ट. ठीक है. ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर. तो दिस इज आंसर इज गिवन इन द ऑप्शन 0.59 वोल्ट. Understood? Question number 33. Which of the following is a polar molecule? तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि किसका म्यू 0 है और किसका म्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं.
तो उससे बहुत ईजी होगा टू फाइंड आउट दैट विच इज़ द पोलर और विच इज़ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. Xe fluorine, structure, and these are the lone pair of electrons are present. ठीक है. नेक्स्ट है BF3 BF ट्राइगोनल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है SF4 SF lone pairs are present. Silicon, it's a tetrahedral geometry. Fluorine, fluorine, fluorine. ठीक है. एंड नाउ विल फाइंड आउट कि किसका म्यू 0 है और किसका म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. यहाँ पर दिस इज अ प्लेनर ज्योमेट्री. ठीक है. तो यहाँ पर और लॉन पेयर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं. यहाँ पर म्यू होगा 0. BF3 यहाँ जो डाइपोल मोमेंट होगा तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू द अपोजिट साइड डाइपोल मोमेंट. तो इसके लिए भी म्यू हो जाएगा 0. यहाँ पर है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल में क्या होगा, द रिजल्टेंट म्यू इज इक्वल्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द डाइपोल मोमेंट. सो इसके लिए भी म्यू इक्वल्स टू 0. और जो ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर इसका कहीं भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और कहीं पर भी डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है. दैट इज इसका म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर 3rd. So this is the correct option. This is question number 34. A button cell used in watches function as following. Zinc, this is the reaction, cell reaction is given here. If half cell potential also given, and its E cell is also given minus 0.76 volt, and this reaction's E naught is 0.34 volt. And the question is saying that the cell potential will be, so we have to find out the cell potential. Okay, you know that in any cell potential में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और रिडक्शन रिएक्शन भी होती है. तो we will get ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. अच्छा, इसके सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट थिंग ये है कि ये जो रिएक्शन यहाँ पर गिवन है और ये जो हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पर गिवन है, तो हाफ सेल रिएक्शन को हमें इस रिएक्शन में जो मेन सेल की रिएक्शन है इसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो यहाँ पर Ag2O सेम रिएक्शन यहाँ पर है, वाटर और वाटर. प्रोडक्ट में भी Ag और Ag, लेकिन यहाँ पर Zn+2 है बट यहाँ पर Zn है. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली हाफ सेल रिएक्शन है वी हैव टू रिवर्स इट. ठीक है. अगर हम इसे रिवर्स करेंगे तो ये सेल पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. ये अभी नेगेटिव में है और बाद में जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो इट विल बी 0.76 वोल्ट. ठीक है. तो अभी देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन. ठीक है. यहाँ पर इस जिंक वाली रिएक्शन में भी क्या हो रहा है, रिडक्शन. लेकिन जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, बिकॉज हमें क्या चाहिए, मेन रिएक्शन ये वाली, और हमें सेल पोटेंशियल भी इस रिएक्शन का निकालना है. तो इसलिए जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल किस में बदल जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, और यहाँ पर इसका साइन भी चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो वी विल जस्ट अप्लाई ई सेल इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0.76 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलरेडी गिवन, क्योंकि हम सिर्फ इस रिएक्शन को अपर जो हाफ सेल रिएक्शन है इसी को ही रिवर्स करें, बिकॉज वी हैव टू गेट दिस वन मेन रिएक्शन. ठीक है. यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.10 वोल्ट, एंड आंसर इज गिवन
Answer is second option is correct, 1.10 volt. Understood this much? Question number 35. Which of the following is least likely to act as a Lewis base? So here in options species are given and we have to find out which work as a least likely to act as a Lewis base. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि लुईस बेस क्या होते हैं. लुईस बेस जो होती हैं ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं जो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये डोनेट करते हैं लुईस एसिड के वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर. ठीक है, तो ये जो स्पीशीज होती है वो होती है लुईस बेस स्पीशीज. लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं. कहाँ पर डोनेट करते हैं? जो लुईस एसिड होते हैं उनके वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो BF3 जो होती है वो लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ लुईस बेस, क्योंकि बोरोन हमें पता है कि बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं. ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच बिल्कुल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज की तरह बिहेव करती है. एंड जो ये जो स्पीशीज होती है जो ये लॉन पेयर एक्सेप्टर होती है. दिस इज लॉन पेयर एक्सेप्टर. ठीक है, लॉन पेयर एक्सेप्टर होती है. तो ये जो स्पीशीज है ये क्या होगी, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगी. इट विल एक्ट एज अ लुईस एसिड. तो लुईस एसिड ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन पुअर होती है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इट एक्सेप्ट द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो BF3 की तरह एक और स्पीशीज होती है जो लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज अ लुईस बेस, वो होती है BH3. ठीक है, तो BH3 भी जो होती है इट बिहेव्स एज अ लुईस एसिड. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following compound will not undergo Friedel-Crafts reaction easily? ठीक है, तो ये ऑप्शंस आर गिवन कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा जो कंपाउंड है विल नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली. तो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं. सबसे पहले टॉलुइन, ये होगा टॉलुइन, राइट. क्यूमिन, ये है क्यूमिन. यहाँ पर ये जो है जो स्ट्रेट लाइन दिस इज अ कार्बन, यहाँ पर कार्बन और ये कार्बन. ठीक है, xylene, the structure of xylene is CH3 और यहाँ पर CH3. नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन होगा ये. ठीक है, तो ये है चारों ऑप्शंस. अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है विच विल नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली. यहाँ पर देखो CH3 ग्रुप, CH3 और CH3 ग्रुप है. ठीक है, बट यहाँ पर देखो क्या कौन सा ग्रुप गिवन है, NO2 ग्रुप गिवन है. और वी नो दैट कि NO2 ग्रुप जो होता है वो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. जो बेंजीन की रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शन होती है, बेंजीन की रिएक्शन होती है, दे गिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यानी यहाँ पर क्या होता है, अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है. जब ये ग्रुप इस तरह के डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर अटैच होते हैं बेंजीन रिंग से, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेते हैं तो ये रिंग कैसी हो जाएगी, ये रिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. अगर ये रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा. दैट्स व्हाई नाइट्रोबेंजीन विल नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ठीक है, क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर जो NO2 ग्रुप है इट्स द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है इट डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग. deactivate the benzene ring to the attack of electrophile. यहाँ CH3 इलेक्ट्रोफाइल का यूज होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस रिंग के ऊपर पॉसिबल नहीं है. बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सारी की सारी विड्रॉ कर ली है NO2 ने, तो ये जो होगी रिंग वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी. यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी पॉसिबल नहीं होगा.
NO2 की तरह देखो हमारा फोर्थ ऑप्शन तो आ गया। NO2 की तरह जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज एक और होता है एनिलीन। एनिलीन में भी क्या होता है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो NO2 ग्रुप जो होगा यहाँ पर भी एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग की इतना स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग नहीं है, बट इट्स ऑल्सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन ये भी जो होता है ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। इसका एक रीज़न है कि क्यों नहीं देता है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बिकॉज जो FCR रिएक्शन में एक रिएजेंट यूज में लिया जाता है AlCl3। AlCl3 it's used as a catalyst in this reaction, Friedel-Crafts reaction, जो कि रिएक्ट करता है लुईस एसिड की तरह, ठीक है। लेकिन इस कंपाउंड की प्रेजेंस में या यूँ कहें इस ग्रुप की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो AlCl3 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर और ये करता है लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। It behaves like a Lewis base, so that's why this reagent also, aniline also, does not give Friedel-Crafts reaction. Pyridine also, ये देखो pyridine के स्ट्रक्चर है, ये pyridine है। यहाँ पर pyridine जो होता है it will also not give Friedel-Crafts reaction, because यहाँ पर जो lone pair of electrons होते हैं ये lone pair of electron is रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इसलिए जो AlCl3 जो होता है इट्स अ लुईस एसिड एंड वी नो दैट लुईस एसिड्स के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लुईस एसिड होता है ये इसके साथ एक प्रोडक्ट का एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, और एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो दैट्स वाई नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन और pyridine ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं देते हैं, ठीक है। इनका सबका तीनों का एक डिफरेंट रीजन है। NO2 जो होता है ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग रीजन है, ग्रुप है, इस वजह से ये क्या करता है कि बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर NH2 की प्रेजेंस में जो AlCl3 होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर लुईस बेस की तरह बिहेव करने लगता है, दैट्स व्हाई इट नॉट गिव फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है pyridine के अंदर lone pair of electrons है, they are not participating in the resonance because ring में already resonance present है, तो these lone pair of electrons are not participating in the resonance। so AlCl3 which is the Lewis acid vacant orbitals are present, ये इसके साथ combined होकर it form a addition product, that's why it inhibit to formation any kind of electrophile, and that's why this pyridine will not give any Friedel-Crafts reaction. Yes. Here is our next question, question number 37, which is the monomer of neoprene in the following. तो we have to find out that कि जो नियोप्रिन है, नियोप्रिन एक पॉलीमर स्पीशीज है, तो इसका मोनोमर क्या होगा। नियोप्रिन जो होता है एक आर्टिफिशियल रबर होता है जो कि बनता है क्लोरोप्रिन से। यहाँ पर क्लोरोप्रिन आ रहा है फोर्थ ऑप्शन में, और वैसे भी देखो यहाँ पर किसी में कहीं पर भी क्लोरीन नहीं है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में क्लोरीन है, तो ये क्लोरोप्रिन है और क्लोरोप्रिन इज अ मोनोमर। क्लोरोप्रिन में जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है देन द फॉर्मेशन ऑफ नियोप्रिन टेक्स प्लेस, इट इज द आर्टिफिशियल रबर। सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आप पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C क्लोरीन है यहाँ, एंड CH डबल बॉन्ड CH2, n नंबर ऑफ क्लोरोप्रिन्स अगर यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड C, Cl डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया N नियोप्रिन, ठीक है। तो आंसर फोर्थ इज द करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। 6.02 into 10⁻20 molecules of urea are present in the 100 ml of its solution. The concentration of solution is, तो concentration of solution that means we have to find out the molar concentration of the solution. यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है लेकिन मोल यहाँ पर नहीं है, तो हमें मोल्स निकालने के लिए या नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। Na इज द अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स
यहाँ पर कैसे आएंगे 6.02 इंटू 10⁻20 अपॉन Na की वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻3 मोल्स, ठीक है। अब उसके बाद मोलर कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, सपोज n इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू ml में गिवन है, तो ये 1000, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी -3, सॉल्यूशन है 100 और इसको मल्टीप्लाई किया है 1000 से 1 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10⁻⁻2, या अगर इसको ऐसे देखें तो 0.01 m। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दिए हैं और कंसंट्रेशन पूछा है, मोलर कंसंट्रेशन विदाउट मोल्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद हम उसमें मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 इज मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। यहाँ पर पूछा है कि मैक्सिमम डेविएशन कौन सी गैस यहाँ पर शो करेगी फ्रॉम आइडियल गैस। तो यहाँ पर जितनी भी गैसेस ऑप्शंस में दी हुई हैं उनमें हम देखते हैं कि किसी ऐसी कौन सी गैस है जिसमें डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि कोई भी गैस अगर उसका डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, तो डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा कि आइडियल गैस से डेविएशन वो शो करेगी। यहाँ पर NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डाइपोल मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं है। हाइड्रोजन गैस डाइपोल मोमेंट विल बी 0, नाइट्रोजन डाइपोल मोमेंट 0, CH4 टेट्राहेड्रल स्पीशीज है, यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट जो होगा 0 होगा। तो ऐसी गैस जिसमें कि डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ड्यू टू द डाइपोल इंटरेक्शन इट विल शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस। सो करेक्ट ऑप्शन इज द NH3 गैस विल शो द डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन। ये NH3 गैस जो होगी गिवन ऑप्शन में से यही गैस जो होगी वो आइडियल गैस से डेविएशन शो करेगी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक स्पीशीज आर गिवन हियर। पैरामैग्नेटिक और जो डायमैग्नेटिक नेचर है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो पैरामैग्नेटिक नेचर होती है दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर ओड नंबर में होते हैं तो वो स्पीशीज़ जो होती है पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। लेकिन एक्सेप्शन है, अगर किसी स्पीशीज़ में 16 इलेक्ट्रॉन्स या 10 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं तो भी वो स्पीशीज़ कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर की होगी। डायमैग्नेटिक नेचर होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स किस में होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका मतलब बहुत जल्दी आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। आपको बड़े बड़े डायग्राम्स वगैरह कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा 8। यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से बाहर निकला है तभी पॉजिटिव चार्ज आया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ -1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एलिमिनेट हुआ है तभी तो स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज है। इनका टोटल कितना होगा 15 - 1 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये इवन है या ऑड है, दिस इज इवन। दैट मीन्स कि ये जो स्पीशीज होगी ये कैसी होगी, डायमैग्नेटिक नेचर की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन।
कार्बन एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये आएगा 6 नंबर पे। ऑक्सीजन आएगा 8 नंबर पे। टोटल नंबर 14 इलेक्ट्रॉन्स। नेचर कैसी होगी? डायमैग्नेटिक, बिकॉज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं, तो 8 + 8। यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है, दैट मीन्स +1, 17 इलेक्ट्रॉन्स। 17 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इवन और ऑड, दिस इज ओड। ओड है तो ये पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट देखते हैं साइनाइड, Cn- है, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और यहाँ पर माइनस है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम भी यहाँ इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 and +1 7 and 7 14 electrons. 14 electrons, that means it is also diamagnetic nature. It's a very simple trick to find out which species is paramagnetic or diamagnetic. ठीक है, जस्ट एटॉमिक नंबर लिखना है। अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हुआ है तो माइनस आ जाएगा, अगर माइनस है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, आपको इवन और ओड नंबर्स देखना है और उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, कौन सी डायमैग्नेटिक है। देखो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन्स, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन दिस इज द पैरामैग्नेटिक एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। This species is paramagnetic in nature. Question number 41. What is the activation energy for the reaction and its rate doubles when the temperature is raised from 20 degree centigrade to 35 degree centigrade? तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज EA। यहाँ पर रेट के बारे में बताया गया है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर रेट जो होती है रिएक्शन की वो डबल हो जाती है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log K2/K1 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R 1/T1 - 1/T2। ठीक है, यहाँ पर R2/R1 दैट मीन्स रेट कंपेयर की गई है कि पहले के कंपैरिजन में डबल हो गई है, तो रेट लिख सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, तो हम वैल्यू लिखते हैं इस इक्वेशन के अंदर, log 2 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी दैट वी हैव टू फाइंड आउट 2.303। R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8.314, लेकिन हमें आंसर जूल में निकालना है या किलो जूल में निकालना है? किलो जूल में, तो यहाँ पर 10⁻³ हम कर देंगे। उसके बाद टेम्परेचर 1/T, दैट मीन्स केल्विन में हमें निकालना है टेम्परेचर, और यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो 273 + 20 ये हो जाएगा 293 -1 + 35 कितना हो जाएगा 308। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, log 2 की वैल्यू रखनी है और इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी 34.7 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी अगर फाइंड आउट करनी है, रेट के बारे में अगर क्वेश्चन में गिवन है और टेम्परेचर के बारे में गिवन है, तो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आएगी। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग? सो यहाँ पर हमें 4 एसिड्स दिए हुए हैं और ये एसिड जो है नॉन मेटेलिक एसिड्स हैं। ठीक है, तो जब भी हमें नॉन मेटेलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ
फाइंड आउट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं सेंटर एटम जो है यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो नॉन मेटल एसिड्स जो होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर ही एसिडिक नेचर फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ सेंटर एटम है सल्फर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आता है। +4, यहाँ पर इसकी है +6, क्लोरीन की है यहाँ पर +5 और यहाँ पर है +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है 4th पर क्लोरिक एसिड की। तो यहाँ पर 4th नंबर वाला जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, एक और रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें कंपेयर करना पड़े इन दोनों के बीच में कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड में से, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लोरिक एसिड और पर क्लोरिक एसिड में जो पर क्लोरिक एसिड है इसकी स्ट्रक्चर दोनों की मैं बनाकर देखती हूँ। यहाँ पर क्लोरीन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, OH। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास यहाँ पर। नेक्स्ट है Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ये क्लोरिक एसिड है और ये पर क्लोरिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड होगा 3 ऑक्सीजन के ऊपर। तो पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कितना होगा, -1/3। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज जो है कॉन्जुगेशन में है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी कितनी ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज्ड होगा, 4 ऑक्सीजन पर, और हर एक ऑक्सीजन का कितना पार्ट होगा, -1/4। ठीक है, तो सिंस इन पर क्लोरेट दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड इन 4 ऑक्सीजन पर ये डीलोकलाइज्ड हो रहा है, दैट्स वाई इट इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दैट मीन्स दिस वन विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, यहाँ पर अगर H2SO4 या HClO4 में अगर कंपेयर करें, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो क्लोरीन की ज़्यादा होगी सल्फर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, किससे, सल्फर से। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट मीन्स क्लोरीन विल अट्रैक्ट द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होगा उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन जो होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा, दैट मीन्स दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। जो प्रोटॉन इजीली रिमूव करता है दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर इस केस में भी ये जो होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल 3 कॉन्सेप्ट्स कि पहला है नॉन मेटल जो एसिड्स होते हैं उनका एसिडिटी हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर। दूसरा, हम इस तरह रेजोनेंस के बेसिस पर भी उनकी एसिडिटी को चेक कर सकते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा ऑक्सीजन पर डीलोकलाइज्ड हो रहा है, दैट मीन्स वो स्पीशीज़ ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा वो जो स्पीशीज़ का जो एसिड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है दैट मीन्स इट विल अट्रैक्ट द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द ऑक्सीजन, दैट्स वाई हाइड्रोजन ईजिली एलिमिनेट। तो यहाँ पर ये जो होगा 4th ऑप्शन, दिस विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इज क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml of 2M-HNO3? द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज 70% HNO3। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है कि कंसनट्रेशन यहाँ पर कितनी है, नाइट्रिक एसिड की कंसनट्रेशन ग्राम्स में कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कंसनट्रेशन निकालने के लिए यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वेट की।
ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम गिवन है और यहाँ मोल्स गिवन है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मोल इक्वल्स टू ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ गिवन इन ml। तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। m इज़ गिवन 2 मोल, वेट वी हैव टू फाइंड आउट, और यहाँ पर HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63, ठीक है, और यहाँ 250 ml गिवन, ठीक। W इक्वल्स टू व्हेन वी विल सॉल्व इट 31.5 ग्राम W, बट इट्स नॉट द आंसर। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 70% HNO3। 70% HNO3 का मतलब है कि 70 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा आंसर, यहाँ पर ये आया है वेट 31.5 ग्राम। देखो यहाँ पर इसका मतलब है कि 70 ग्राम HNO3 present in the 100 of the solution. So that's why 31.5 gram present in 100 upon 70 into 31.5, तो ये हो जाएगा 45 gram. That means correct answer will be 45 gram concentrated HNO3 will be the correct answer. 43. Which of the following statement about the interstitial compound is incorrect? ठीक है, तो following statements are given and we have to find out that which statement is the incorrect. First statement is they retain metallic conductivity. Yes, क्योंकि interstitial void present होता है यहाँ पर, तो metallic conductivity obviously यहाँ पर होगी, ये राइट है। दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल। यस, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं प्योर मेटल के कंपैरिजन में। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल। यस, अगर ये हार्ड है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हायर होगा। दे आर केमिकली रिएक्टिव। यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है केमिकली रिएक्टिव, तो ये बहुत लेस केमिकली एक्टिव होते हैं, तो यहाँ ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन होगा दिस विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन कि ये केमिकली रिएक्टिव हो। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है आयनिक कंपाउंड्स की, वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर, लैटिस एनर्जी पर, हाइब्रिडाइजेशन पर और साइज ऑफ द कैटायन। यहाँ पर तीनों जगह जो एनायन है वो सल्फाइड है जो कि सेम है, तो यहाँ पर कैटायन की जो साइज़ है उसका ऑर्डर होगा Na+ जिंक +2 और कॉपर 2+, ठीक है। एंड वी नो दैट इन पीरियड व्हेन वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो साइज़ होती है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो होगा सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसमें है, सॉल्युबिलिटी मतलब साइज़ में डिफरेंस इसमें है Na2S में, फिर इसमें और फिर लास्ट में CuS में। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर होगा Na2S, ZnS देन CuS। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो साइज़ पर डिपेंड करती है, कैटायन के साइज़ पर, हाइब्रिडाइजेशन और लैटिस एनर्जी पर डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।